चंद्रशेखर से एक प्रश्न पूछती हूँ कि उनके साथ जितने भी जो युवाओं की भीड़ होती है, उन्होंने कभी उनको स्कूल या कॉलेजों में एडमिशन करवाने के लिए कोई प्रयास किया है? क्या उन युवाओं को वो साथ में लेकर गए कि भाई तुम पहले नौकरी करो, नौकरी। बहन मायावती ने पूरे बहुजन समाज के विचार को खत्म करने का काम किया है, ना कि बहुजन समाज को आगे ले जाने का काम किया है। बहन मायावती आती हैं तो एक सिर्फ जाति की नौकरियां लगती हैं, प्रमोशन होती हैं और मतलब उनका हित होता है। तो क्या 128 जातियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने 128 जातियों के बारे में बात, उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। रिजर्वेशन में भी वही हो रहा है कि कुछ एक विशिष्ट जाति को रिजर्वेशन अधिक रूप से मिल रहा है, उनका कब्जा हो गया है शिक्षा में भी, नौकरियों में भी और राजनीति में भी, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हमारा कुछ परसेंटेज ज्यादा है। हमारे वंचित समाज में काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे वंचित समाज पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पहले तो हम सब लोगों को जो रिजर्वेशन ले चुके हैं, उन्हें स्वयं वह जगह खाली करनी चाहिए और स्वतः ही दूसरे को मौका देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अलग अलग बहुजन मुद्दों पे अपनी राय रखती हैं। मैम, अभी वर्गीकरण का मामला पूरे देश में चल रहा है और कई लोग इसके पक्ष में हैं, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, भारत बंद भी कर रहे हैं। तो मैम क्या कहेंगे वर्गीकरण को लेकर, आप क्या सोचते हैं? विकास, पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने एक ज्वलंत प्रश्न को लेकर चर्चा शुरू की है और चर्चा तो वैसे चारों तरफ हो ही रही है। बेसिकली जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से जजमेंट कहो और जो डिसीजन आया है, एससी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर लाने के लिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है और ये जो डिसीजन था वो काफ़ी समय से पेंडिंग था, मतलब ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों के अंतर्गत इस पर अलग अलग विचार आते रहे हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर इसमें कई सारे मतलब PIL भी आती रही हैं, पेटिशंस डाली जा चुकी हैं। देखिए, जो एससी कम्युनिटी में जो रिजर्वेशन को लेकर क्रीमी लेयर की बात आई है और इस पर काफ़ी सारा विरोध भी आ रहा है। मैं ऐसा मानती हूँ कि पहले हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो हमारा आर्टिकल 14 है, जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो राइट टू इक्वलिटी सभी के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। और रिजर्वेशन अल्टीमेट नहीं है, रिजर्वेशन अंतिम परिणाम नहीं है या रिजर्वेशन मात्र नहीं है। रिजर्वेशन एक सुविधा है जो एक वंचित समाज हमारा सदियों से एक तरीके के शोषण का शिकार रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सामाजिक तौर पर है या मानसिक तौर पर है या उनके अपने वजूद की लड़ाई को लेकर है। तो जो भारत की व्यवस्था में जो दलित समाज है, जिसे दलित कहा जाए, वंचित कहा जाए, किसी भी नाम से बुलाया जाए, लेकिन वास्तव में एक वो समाज है जो अपने वजूद के, अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार लड़ रहा है पूरे भारतवर्ष में। और समाज का वो सेक्शन जो संख्या में तो ज्यादा है, लेकिन उसे उसके अधिकार नहीं मिल रहे। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इक्वलिटी का राइट आर्टिकल 14 में, फंडामेंटल राइट में, सारे अधिकारों से पहले इक्वलिटी का राइट दिया। जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो क्रीमी लेयर की बात आ रही है, हम देखें 1950 से जो रिजर्वेशन लागू हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो कुछ जातियों को शामिल किया गया, क्या आपको मालूम है कि कितनी जातियों को शामिल किया गया? 1028 जातियां। 1950 1930 की जनगणना के पश्चात, 1950 में 20 साल पश्चात 1950 में संविधान लागू होता है और 1930 की जनगणना के आधार पर 1028 जातियों को ये देखा जाता है कि ये समाज की सबसे ज्यादा शोषित मतलब जातियां हैं और उन शोषित जातियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा और उसको रोजगार के अंतर्गत आरक्षण की आवश्यकता है। हम आरक्षण को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं कि पार्लियामेंट में या मतलब विधानसभा में आरक्षण मिल गया है तो समझते हैं कि हाँ जी, वंचित समाज समृद्ध हो गया है।
लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि पूरे भारतवर्ष में 1028 जातियों में कौन सी वह जातियां हैं जिनको वास्तव में रिजर्वेशन प्राप्त हुआ, आरक्षण प्राप्त हुआ। हम ये भी देख लेंगे कि क्या सारी जातियां हर राज्य में रहती हैं। आप देखते हैं भारत में विविधता के अंदर और विविधता है, जाति के अंदर उपजातियां हैं, उपजातियों के अंदर भी उपजातियां हैं। और उपजाति का तात्पर्य यह है कि वह जाति जितनी आर्थिक रूप से डाउन जाती है वह एक उपजाति बन जाती है। तो पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत कुछ 4-5 जातियां ऐसी कही जा सकती हैं जो वास्तव में आरक्षण के लाभ को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर कहा जाए कि वह इन्फॉर्म्ड हैं, वो जागरूक हैं, वो एक कई बार आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। उस बात को हम नकार नहीं सकते। और वंचित समाज तो वंचित है ही है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि किसी विशेष जाति ने कम और ज्यादा शोषण सहा है। मेरा तात्पर्य यह है कि हर जाति ने अपने तरीके के शोषण सहा है, उसका शिकार हुए हैं। लेकिन ये माना जाए कि जो ज्यादा अवेयर है, जो जागरूक है, वह उस अधिकार को ले पाता है। जिसको संविधान का पता ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि मेरा ये अधिकार है, तब तक वो अधिकार के बारे में डिमांड कैसे करेगा कि दिस इज माय राइट। अब आरक्षण है क्या? आरक्षण शिक्षा में है, आरक्षण नौकरी में है, या आरक्षण राजनीति में है। अब शिक्षा तक, विद्यालयों तक जाने के लिए जागरूकता होना जरूरी है, और जागरूकता होने के लिए अपना आर्थिक स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। हमारा वंचित समाज निरंतर आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में रहा है, इसीलिए उसे दलित कहा गया। दलित का मतलब दला हुआ। एक शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो अब उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब उन्हें वंचित समाज, शब्द को बदलने से स्थिति नहीं बदलती है। किसी का शब्द बदल दिया जाए, लेकिन क्या उसकी स्थिति बदल जाती है? उसकी स्थिति नहीं बदलती है। वास्तव में देखना पड़ेगा कि किस समाज को अधिक रिजर्वेशन मिला है, किस समाज को कम रिजर्वेशन मिला है, किस समाज के लोगों को आर्थिक समृद्धि हुई है, किस समाज के लोगों की आर्थिक समृद्धि नहीं हुई है। आप मानते हैं मैम कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, ये तमाम जो 1100 जातियां या 1028 जातियां बता रही हैं जी उनके फेवर में है? ये रिजर्वेशन में भी वही हो रहा है कि कुछ एक विशिष्ट जाति को रिजर्वेशन अधिक रूप से मिल रहा है, उनका कब्जा हो गया है शिक्षा में भी, नौकरियों में भी और राजनीति में भी, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हमारा कुछ परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन बात तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की करते हैं ना? नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक जुमले की तरीके से है। बात करना और वास्तव में एक ही जाति का, जिसे कहा जाए मेरा पेट हाउ और मैं ना दूं काऊ, मतलब जो भी मिलना है बस मुझे और मेरे को मिल जाए। यही क्रीमी लेयर को डिसाइड करता है कि एक परिवार में लगातार 2-3 पीढ़ी से उनके वो जॉब भी ले ली, शिक्षा भी ले ली, और उसके परिवार में शिक्षा का महत्व समझ गए। पहली बात तो यह है कि जो शिक्षा का महत्व समझ गया वो मेहनत करना समझ गया। जब अब अगर कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब शिक्षा ग्रहण की तब कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने तब भी शिक्षा ग्रहण की। पूरे विश्व में वह एक नॉलेज ऑफ फादर के रूप में जाने जाते हैं। तब तो कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो हमारे वंचित समाज में काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे वंचित समाज पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वो मतलब अभी भी स्कूल और कॉलेजों तक की फीस, क्योंकि शिक्षा हमारी महंगी होती जा रही है, इसलिए शिक्षा सबको मिल नहीं पा रही है। मैम, दूसरा सवाल भाई ये भी खड़ा होता है कि पूरे देश में जो बहुजनों की सबसे बड़ी लीडर है मायावती जी, तो वो विरोध कर देती हैं और पार्टी में ऐलान कर देती हैं कि अगर कोई इस वर्गीकरण का समर्थक है हमारी पार्टी में तो पार्टी छोड़ सकता है। देखिए, मायावती बहन जी का हम भी सम्मान करते हैं। वो एक महिला होने के नाते उन्होंने एक आंदोलन का हिस्सा रही हैं, और मान्यवर काशीराम जी के विचार को ले जाते हुए उन्होंने उस पार्टी को प्रारंभ किया। लेकिन निरंतर वो अपने कुछ एक विशिष्ट समुदाय को ही, मतलब उस समुदाय का ही हित करती रही हैं। ठीक है, तो अगर ये कहे वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, वो अपने, उनका खुद का अस्तित्व हाशिए पर है। उन्होंने पूरे विचारधारा को तहस नहस कर दिया। बहुजन हिताय
हिताय बहुजन सुखाय की जहां पर बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ मेरा हित और मेरे सुख की बात करी और एक पर्टिकुलर जाति को लेकर वो आगे बढ़ी हैं। सारे समाज का उन्होंने कोई ना कल्याण करा है, सिर्फ उनको इस्तेमाल के रूप में, दरी बिछाने के रूप में या उनको मजदूर बनाने के रूप में काम किया। जिस तरीके से यदि अब मैं अगर बात करूं तो फिर एक विवादास्पद बात हो जाती है कि ओबीसी, अगर बात करें समाजवाद सिर्फ यादवों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवाद की बात करते हैं तो सारी जो जब समाजवादी सरकार आती है तो सारे के सारे यादव जॉब में लग जाते हैं। हर जगह पे यादवों की पोस्टिंग होती है, यादवों की नौकरियां लगती हैं, यादवों की प्रमोशंस हो जाती हैं। जब बहन मायावती आती हैं तो एक सिर्फ जाति की नौकरियां लगती हैं, प्रमोशन होती हैं और मतलब उनका हित होता है। तो क्या 128 जातियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने 128 जातियों के बारे में बात, उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। उनको तो कहीं पे मतलब इस रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। अब आप समझिए कि 7.5% की बात है, रिजर्वेशन तो 15% ही है ना, कहीं पर भी, उससे ज्यादा तो नहीं है। अब 7.5% के अंतर्गत 128 जातियों में 7.5% के अंतर्गत किसको मिल रहा है? यदि हम जातियों की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 1028 जातियों की बात की गई। तो क्या 1028 जातियों में सिर्फ एक जाति या दो जाति ही मतलब उस के लाभ को ले सकती है? क्यों नहीं उन्होंने अन्य जातियों को शिक्षा की तरफ प्रेरित किया, उनको अवेयर किया या उनको आंदोलन का हिस्सा बनाया? और यदि उनको कुछ बेनिफिट देते तो उन्हें भी उस आंदोलन का हिस्सा बनने में प्रेरणा मिलती, लेकिन उन्हें अवेयर नहीं किया गया। उन्हें सिर्फ एक अपने आंदोलन का प्रयोग की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया। बहन मायावती ने पूरे बहुजन समाज के विचार को खत्म करने का काम किया है, ना कि बहुजन समाज को आगे ले जाने का काम किया है। उनका दायित्व था सर्व समाज को ले जाके बहुजन समाज को ले जाएं, सारी जातियों को साथ में लेकर जाती, सभी में इक्वल, जहां पर राइट टू इक्वलिटी की बात है आर्टिकल 14 में। सभी लोग इस समय आर्टिकल 14 की दुहाई कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग आर्टिकल 14 इक्वलिटी के राइट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। 1950 में रिजर्वेशन भले ही संविधान में लिखा गया और मतलब सबके सामने आया, लेकिन लागू इम्प्लीमेंटेशन सरकारों ने 1950 से पहली सरकार हो या अभी तक की मतलब सरकारें जो रही, उन्होंने तकरीबन 2006 तक या 1996 तक रिजर्वेशन को पूर्ण रूप से किसी राज्य में लागू हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, कहीं पर लागू हुआ, कहीं पे नहीं हुआ। इस तरीके से संपूर्ण भारत में रिजर्वेशन को लागू नहीं किया गया। रिजर्वेशन के मैम इतने सारे फायदे बता रहे हैं, लेकिन एक वर्ग जो लगातार इसका विरोध कर रहा है। नहीं, रिजर्वेशन के फायदे नहीं बता रहे। हाँ, रिजर्वेशन क्या है आपने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैम जो एक वर्ग है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है जी, वर्गीकरण का विरोध कर रहा है। चंद्रशेखर भारत बंद का समर्थन करते हैं और 11 तारीख को भी दिल्ली में ही वो एक बड़ा जनसैलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? फिर जो बहुजन लीडरशिप जो है वही बहुजनों का सर्वनाश करने पे तुली हुई है। देखिए विकास, जो पहली बात तो ये है कि जो रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर है वो क्यों है, पहले ये समझने वाली बात है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिनको मिल गया उनको थोड़ा अपना लाइन हटानी चाहिए और उनके आगे और लानी चाहिए। मतलब हमारी बहुजन समाज की इतनी जनसंख्या है लेकिन सबको शिक्षा नहीं मिल रही। रिजर्वेशन तो 7.5% है, लिमिटेड सीट है। जब तक मुझे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे रिजर्वेशन मिल गया तो और मैं अगर समृद्ध हूं तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ, तो क्या मुझे मतलब वो रिजर्वेशन लेना चाहिए? एक आप हो या एक अन्य भाई है जिसके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक बच्चे को वो मजदूरी करके पढ़ाना चाहता है और वो आगे, तो क्या रिजर्वेशन उसको नहीं मिलना चाहिए? मैं अपने बच्चे को अगर बेहतर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की मेरी समर्थ है और मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे सरकार ने एक नौकरी दे दी है, तो उस नौकरी के आधार पर मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हूँ। मेरे पास नॉलेज भी है, शिक्षा भी है, मैंने ली है और मेरे को जॉब भी मिली है, तो मुझे आगे दूसरे के लिए मतलब जगह वो सीट को खाली करना चाहिए। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर, पहले तो हम सब लोगों को जो रिजर्वेशन ले चुके हैं उन्हें स्वयं वह जगह खाली करनी चाहिए और स्वतः ही दूसरे को मौका देना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नहीं है तो क्रीमी लेयर जिसकी जैसे ओबीसी में 8 लाख मतलब सालाना अगर जिसकी इनकम है, वो एक बेहतर एजुकेशन अगर ले पा रहे हैं या जॉब कर पा रहे हैं,
तो उनको एक क्रीमी लेयर के अंतर्गत आना निश्चित हुआ है। तो एससी में भी रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, एक ही परिवार के लोगों के आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, फिर उनके बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग करके फिर वही आईएएस बन रहे हैं। तो दादा या फिर पिताजी या फिर उनका पोता मेडिकल में कुछ किसी को मिल गया। तो इस तरीके से कुछ एक ही परिवार या दो कुछ ही परिवार या एक ही जाति के लोगों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है बहुत ही मतलब स्वागत करने योग्य है और इस पर पूर्ण निर्णय होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। मैं सहमति देती हूं और मेरे जैसे असंख्य ऐसे जो जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला ही नहीं है उनको मतलब लाइन में बहुत पीछे खड़ा के उनको धक्का मार के पीछे किया, उनको आने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें जब तक हम आगे के नहीं हटाएंगे पीछे वाले आगे नहीं आएंगे। चंद्रशेखर जी जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं और वो अपने आप को एडवोकेट करते हैं और नॉर्मली कहा है कि एक सिर्फ जाटव समाज जिसे कहा जाए कि वो सबसे ज्यादा एलएलबी करते हैं, सारे के सारे वकील हैं, ठीक है। लेकिन वकील सिर्फ वो राजनीति करने के लिए बनते हैं, वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन को वो पढ़ते नहीं है। उनको पहले बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के ओरिजिनल राइटिंग्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद सिर्फ युवाओं को भड़काने और युवाओं का दुरुपयोग करने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए करेंगे। मैं उनसे एक प्रश्न पूछती, सीधा सीधा चंद्रशेखर से एक प्रश्न पूछती हूँ कि उनके साथ जितने भी जो युवाओं की भीड़ होती है, उन्होंने कभी उनको स्कूल या कॉलेजों में एडमिशन करवाने के लिए कोई प्रयास किया है? क्या उन युवाओं को वो साथ में लेकर गए हैं कि भाई तुम पहले नौकरी करो? नौकरी कैसे करो? आरक्षण को बचाना है, बिल्कुल बचाना है। आरक्षण हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। लेकिन आरक्षण चाहिए, मिलेगा कहां? नौकरी में मिलेगा ना। नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। और आप कहां लेकर जा रहे हो? आप उनको धरना प्रदर्शन में ले जाकर उनको सिर्फ उपयोग कर रहे हो। वो बच्चे कौन है जो कभी वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, उन्हें पता, उनकी करियर काउंसलिंग नहीं करे, कुछ नहीं कर रहे। तो वो जिसे कहा जाए, सॉरी, रामलीला मैदान में जो उन्होंने आह्वान किया है, या मायावती जी ने भारत बंद का आह्वान किया, या ऐसा और वैसा, और या चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए एक सीट उन्होंने इंडिपेंडेंट हासिल करने के बाद फिर दूसरी जगहों पे अपनी एक बड़ी पार्टी खड़ी करने के फिराक में जो है, या वो अपना वो पैक कर रहे हैं। तो वो सब अपने आप को भीड़, ये लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र के रूप में देखा जाता है ना, तो वो अपनी भीड़ दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार कर रहे हैं। ना तो उन्हें रिजर्वेशन से मतलब है, ना तो उनको युवाओं से मतलब है, और ना उनके भविष्य से मतलब है। मैं मानती हूं कि यदि वो इतने ही है तो युवाओं के लिए कितने करियर काउंसलिंग, कितने रोजगारों की व्यवस्था उन्होंने की, या फिर उन्होंने स्वावलंबी बनाने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनकी आर्थिक सहायता पर बात करी है। तो वो सब सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ना उनको नॉलेज है और ना वो कुछ कर सकते हैं।